Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss 31st July third shift question of SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्ज़ाम 2025। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 31 जुलाई यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन, मैथ सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ लिग्नाइट प्राइमरी फाउंड, यानी भारत में लिग्नाइट यानी भूरा कोयला, जिसे कहा जाता है आपका भूरा कोयला भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो कि पाया जाता है। तो डेक्कन रीजन जो कि आपके ऑप्शन में जो कि दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। लिग्नाइट इज मेनली फाउंड इन तमिलनाडु, नेवेली, राजस्थान, गुजरात, ऑल पार्ट ऑफ डेक्कन और पेनिसुलर रीजन, यानी लिग्नाइट जो कि मुख्य रूप से तमिलनाडु, जो कि नेवेली, राजस्थान, गुजरात में जो कि पाया जाता है, जो दक्कन या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो कि आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज द ओड वन आउट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि अंश से भिन्न यानी अलग है। तो ऑप्शन में आपका गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी जो कि दिया गया था, तो सही उत्तर जो कि नर्मदा हो जाएगा आपका। क्यों होगा तो चलिए जान लेते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड कावेरी जो कि है आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वाइल नर्मदा फॉलोज वेस्टवर्ड, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी पूर्व दिशा की ओर जो कि बहने वाली नदी है, जबकि नर्मदा जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है, जबकि नर्मदा जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो नर्मदा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड बॉडी इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्था है। तो एनडीएमए जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। एनडीएमए क्या होता है आपका? एनडीएमए जो कि स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी एनडीएमए का पूरा नाम जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि है, जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जो कि स्रोत संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज रिनोड मोहिनीअट्टम डांसर अमॉन्ग द फ्लोइंग ऑप्शन, यानी निम्नलिखित विकल्पों में से प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तक कौन है। तो ऑप्शन में आपका रुक्मणी देवी अरुणले, एम.एस. सुलक्ष्मी, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका राजा राज चोल, और फोर्थ ऑप्शन आपका जो कि एक दिया गया था जो कि पता नहीं चल पाया है, और डांसर विद द सरनेम स्टार्ट विथ एन, यानी एन से शुरू होने वाले उपनाम वाला एक जो कि नर्तक जो कि दिया गया था, तो वो ऑप्शन नहीं पता चल पाया है कि कौन आपका मोहिनीअट्टम से जो कि संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो आपका शायद वही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि बात कर ले रुक्मिणी अरुणले वाज अ पायनियर ऑफ भारतनाट्यम नॉट मोहिनीअट्टम, क्योंकि ऑप्शन में जो भी तीन थे वो आपका अलग अलग क्षेत्र से जो कि संबंधित हैं। वहीं रुक्मणी देवी अरुणले जो कि आपका मोहिनीअट्टम से, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो कि कार्नेटिक वोकलिस्ट है, नोट अ डांसर। वहीं राजा राज चोल जो कि हिस्टोरिकल किंग ऑफ चोल डायनेस्टी नॉट एसोसिएट विद डांस, यानी राजा राज चोल जो कि चोल वंश के एक ऐतिहासिक राजा थे जिनका नृत्य से कोई संबंध नहीं था। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो एक ऑप्शन जो कि एग्जैक्ट नेम नहीं पता चल पाया है, वही जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है। तो स्पेस एक्स जो कि है, तो राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स इज़ अ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, यानी स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी जो कि आपका है। चलिए एक क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से आया था कि चीन के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी 4 का संबंध 20 से है, तो 8 का संबंध आपका किस चीज़ से होगा। तो 4 × 5 = 20, तो 8 × आपका 5 हो जाएगा जो कि 40 हो जाएगा। तो आपका 40 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 8 का संबंध जो कि 40 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट था कि अलाउद्दीन खिलजी डिड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर में बहुत विकास किया है। सेकेंड स्टेटमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद विच वाज अ फेलियर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो कि स्थानांतरित किया, जो कि असफल रहा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा था कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपका था अलाउद्दीन खिलजी डिड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें, वाज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स पार्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक था, जो अपने प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से उत्तरी भारत में। तो ये जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1, जो कि करेक्ट हो जाएगा। वहीं स्टेटमेंट 2 था कि मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद विच वाज फेलियर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, जो कि असफल रहा। तो ये भी बात आपका जो कि सही है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका बोथ आर करेक्ट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज द मिनरल प्राइमरली डिराइव्ड, यानी ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। तो आपका कहाँ से होता है, तो ग्रेनाइट इज एन इग्निशियस रॉक्स दैट फॉर्म्स व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन, यानी ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द हिमालयाज, मैसूर, सलेम, बुंदेलखंड। इट इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनाइट इज क्लियरली मेंशन इन द हिमालय, यानी भारत में यह हिमालय मैसूर, सलेम, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में जो कि पाया जाता है, हिमालय में ग्रेनाइट की उपस्थित स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो आपका जो कि हिमालय जो कि राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज दिस माउंटेन रेंज इज मेजर सोर्स ऑफ ग्रेनाइट, यानी क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला ग्रेनाइट का प्रमुख स्रोत जो कि आपका हिमालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि बीच स्कीम प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फैसिलिटी टू फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्रॉप लॉस, यानी किसानों को फसल खराब होने से बचाने के लिए बीमा की कौन सी योजना जो कि सरकार देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री फसल योजना जो कि सरकार देती है। तो आपका राइट आंसर आपका प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि हो जाएगा। द स्कीम वाज लॉन्च इन 2016 एंड एम्स टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस, यानी यह योजना 2016 में जो कि शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान के खिलाफ जो कि बीमा कवर प्रदान करना था। क्या PMFBY, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए देख लेते हैं। अंडर द स्कीम फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू पे लो प्रीमियम 2% फॉर खरीफ क्रॉप, 1.5% फॉर रबी क्रॉप, 5% फॉर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड द रिमेनिंग प्रीमियर इज गिविंग एज अ सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, यानी योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम यानी 2% जो कि खरीफ फसलों के लिए, 1.5% जो कि रबी फसलों के लिए, 5% जो कि वाणिज्य या बागवानी फसलों के लिए देना जो कि होता है, और शेष प्रीमियम जो कि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। दिस स्कीम इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, यानी यह योजना स्पष्ट रूप से फसल बीमा की डिजाइन की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रीवियसली नॉन एज, यानी विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो WTO की बात कर ले, वाज प्रीवियसली नॉन एज द गेट, यानी GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और टैरिफ एंड ट्रेड। GATT was a set of multilateral trade agreement, especially essentially a set of rules for international trade that was established in 1948. The WTO was established in 1995, replacing GATT and providing a more formal institutional structure for international trade, यानी विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले गेट यानी टैरिफ और व्यापार पर समान समझौता के नाम से जो कि जाना जाता था। गेट बहुपक्षीय व्यापार समझौते का एक समूह था जो मूलतः
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों का एक समूह था जिसकी स्थापना 1948 में जो कि हुई थी। गेट के स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना हुई। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अधिक औपचारिक संस्थागत ढांचा जो कि प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी अवार्ड ऑन हिज विजिट टू नाइजीरिया वाज विच नंबर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डेट मोदी रिवीज, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी नाइजीरिया यात्रा के दौरान प्राप्त पुरस्कार कौन सा था कि वो उनके द्वारा प्राप्त कितनवां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि था। तो आपका नाइजीरिया conferred the Grand Commander of the Order of the Niger Award on Prime Minister Narendra Modi on 17 November 2024. This is Nigeria's second highest civilian award, the first being given only to Queen Elizabeth II in 1969। यानी नाइजीरिया ने 17 नवंबर 2024 को जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया था। यह नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिससे इससे पहले केवल क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को जो कि 1969 में दिया गया था। यह कितवां पुरस्कार था कि बात कर ले तो आपका अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्स दिस अवार्ड वाज मोदी 17 इंटरनेशनल सिविलियन अवार्ड गिवन बाय एनी कंट्री, यानी विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह पुरस्कार जो कि मोदी जी का 17वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार जो कि था जो किसी देश द्वारा जो कि प्रदान किया गया था। तो 17th जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका मैथ से क्वेश्चन आया था कि एक छात्र परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है यदि वह सैद्धांतिक यानी थ्योरी में 450 अंक प्राप्त करता है और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल में 25% अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कुल अंक यानी कितने होंगे? दोनों मिलाकर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो कि पूछा था कि कितना अंक होगा। स्टूडेंट स्कोर 75% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ ही स्कोर 450 मार्क्स इन अ थ्योरी एंड 25% मार्क्स कैन बी ऑब्टेन इन द प्रैक्टिकल, देन व्हाट वाज द टोटल मार्क्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो आपका टोटल मार्क्स की बात कर ले तो 600 जो कि आपका दोनों मार्क्स मिलाकर जो कि होगा, तो राइट आंसर आपका 600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि रेगिस्तान क्षेत्रों में जो कि रिलेटेड था इन डिजर्ट एरिया। फर्स्ट था कि वर्षा 150 किमी से कम होती है, यानी द रेनफॉल इज लेस देन 150 mm। सेकेंड था कि पानी नदियों से बहता है जो सीधे समुद्र में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो कि सही है? द सेकेंड था कि द वाटर फ्लो इन द रिवर डेट फॉल डायरेक्टली इनटू सी, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका बात कर ले कि स्टेटमेंट 1 जो कि था तो द रेनफॉल इज लेस देन 150 mm, यानी वर्षा 150 किमी से कम होती है। तो डिजर्ट रीजन की बात कर ले जनरली डिफाइंड बाय लो रेनफॉल एनी लेस देन 250 mm पर ईयर। तो मेनी डिजर्ट रिसीव लेस देन 150 mm सच एज थार डिजर्ट और द सहारा। दिस स्टेटमेंट मैच द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजर्ट। तो यह कथन जो कि आपका बिल्कुल सही है। यह कथन जो कि रेगिस्तानों की भौगोलिक विशेषता से मेल जो कि खाता है। तो कंक्लूजन फर्स्ट की बात कर ले तो जो कि करेक्ट है। वहीं सेकंड को देख लेते हैं तो डिजर्ट एरिया आर शॉर्ट ऑफ वाटर एंड मोस्ट डिजर्ट रिवर आर आइदर नॉन एक्सिस्टेंट और सीजनल, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी होती है और अधिकांश रेगिस्तानों में नदियों या तो मौजूद नहीं होती है या स्थायी यानी मौसमी होती है। तो डिजर्ट रिवर सच एज अ वेडिश यूजुअली डू नॉट रीच द सी, दे आर एब्जॉर्ब इनटू द सैंड और एंड अप आइलैंड लेक डीचेज, यानी रेगिस्तान नदियाँ जैसे वादी आमतौर पर समुद्र तक पहुँचती है हुए रेत में सोख ली जाती है या अंतर्देशीय झीलों यानी गड्ढों में ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल को ले लेते द लूनी रिवर इन इंडिया थर्ड डेजर्ट डज नॉट रीच द सी बट एंड्स इन द रन ऑफ कच्छ। उदाहरण की बात कर ले तो भारत में थार रेगिस्तान में लूनी नदी जो कि समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है बल्कि कच्छ के रन में ख़त्म हो जाती है। तो कंक्लूजन आपका यह निकलता है कि स्टेटमेंट बी जो कि रॉन्ग है, बिकॉज वाटर इन अ डिजर्ट एरिया डज नॉट जनरली रीच
द सी, यानी क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्रों में पानी सामान्य समुद्र तक जो कि नहीं पहुंच पाती है। तो ऑप्शन ए जो कि आपका सही होगा और ऑप्शन बी जो कि आपका इनकरेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि फॉर 10 months सी इन्वेस्टेड 18,000 for 6 months. What was a profit if the total profit was 60,000? यानी 10 महीनों के लिए सी ने 80,000 रुपये 6 महीने के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 60,000 रुपये है तो ए का लाभ कितना होगा? तो ए का लाभ का बात कर ले तो आपका 18,461.54 रुपये जो कि आपका निकल के आता है तो आपका हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे नज़दीक में अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो, नहीं तो आपका वैल्यू जो कि सेव नहीं होगा। यहाँ पर कुछ और वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम हॉल के क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू दिया गया होगा तो भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। पर आपसे एक ऐसा भी क्वेश्चन जो कि देखने को मिला था इसी फॉर्मेट में, इसी टाइप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि अ ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न ईस्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर देन ट्रेवल 2 किलोमीटर साउथ, व्हाट विल बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन हिम प्रेजेंट पोजीशन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी ए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, बी फिर पूरब की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जो की जाता है, फिर 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसकी वर्तमान स्थिति और शुरुआती बिंदु के बीच की सीधी रेखा की दूरी जो कि आपका निकालना था। तो आपका इसका राइट आंसर 10 किलोमीटर यानी सीधी रेखा की दूरी जो कि 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, बाकी आपका आंसर 10 किलोमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 500 किलोमीटर, पी स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एट द 9 AM एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्यू स्टार्ट फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए एट 11 AM एंड स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, व्हेन विल दे मीट। यानी ए और बी के बीच की दूरी जो कि 500 किलोमीटर है, पी सुबह 9 बजे ए से बी की ओर जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो कि चलना शुरू करता है, क्यू सुबह 11 बजे बी से ए की ओर जो कि 45 किलोमीटर घंटा की गति से चलना शुरू करता है। तो दोनों जो कि कब मिलेंगे, ए बी जो कि पी क्यू जो कि कब मिलेगा, आपसे ये पूछा था। तो आपका पी क्यू जो कि 2:37 बजे जो कि 2:37 PM में जो कि मिलेगा, आपका 2:37 पे जो कि आपका मिलेगा। तो राइट आंसर आपका 2:37 जो कि हो जाएगा PM। चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 2, 4, 7, 10, 13 बी लुक फॉर अ पैटर्न, द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म आर 4 - 2 2, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे फिर से 3 जो कि आपका आएगा, वही 13 में से फिर 10 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो द सीक्वेंस डिफरेंस इज 2 3 3 3, जो कि आपका सीक्वेंस का डिफरेंस 2 3 3 3 जो कि है, सजेस्टिंग दैट आफ्टर द फर्स्ट डिफरेंस इज 2 द डिफरेंस स्टेबलिश एट 3, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका जो कि डिफरेंस आपका 3 3 है, पर फर्स्ट सीक्वेंस में की जो कि 2 है। तो आपका नेक्स्ट पैटर्न को जान लेते हैं। तो 13 + 3 जो कि 16 हो जाएगा। तो द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस इज 16। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 2 4 7 10 13, उसके बाद आपका 16 जो कि नेक्स्ट सीक्वेंस आपका नंबर हो जाएगा। तो 16 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका गिवन द सीक्वेंस डी जी, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म की बात कर ले तो फिर से आपका डी जो कि आपका आएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अ पर्सन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। यानी एक पर्सन जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो कि जाता है, तो उसको डिस्टेंस 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना उसको समय लग जाएगा, ये पूछा था आपसे।
तो आपका इसका राइट आंसर आपका 4 सेकेंड जो कि हो जाएगा। 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 सेकेंड में 15 मीटर, तो चौथा सेकेंड में जो कि 20 मीटर जो कि आपका चल लेगा, तो 4 सेकेंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया था, तो चलिए इंग्लिश सेक्शन से भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि द करेक्ट स्पेलिंग जो कि मेलिशियस का जो कि पूछा था, तो MALICIOUS जो कि आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। वही आपका कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव जो कि है। इसका मीनिंग आपका हो जाता है इंटेंडिंग और इंटेंडेड टू डू हार्म, यानी शोइंग अ डिजायर टू हार्म समवन और समथिंग। एग्जाम्पल के लिए बात कर ले, द हैकर लॉन्च अ मैलिशियस अटैक ऑन द कंपनी वेबसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु फाइंड प्लेजर व्हेन पनिश्ड इज कॉल्ड, अ पर्सन हु फाइंड प्लेजर व्हेन पनिश इज कॉल्ड मैसोसिस्ट, यानी मैसोसिज्म इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन वेयर अ पर्सन derives sexual or other gratification from experiencing pain, humiliation or suffering. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द चूज द वर्ड विच इज द नियरेस्ट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स टू फोर्सफुली ends or cancel something like a law, right or agreement. It implies a formal or authoritative action to abolish something. Synonyms include repeal, annul, revoke and abolish, जो कि आपका synonyms जो कि पूछा था, तो देख लीजिएगा कौन से आपके ऑप्शन में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonyms ऑफ गिवन वर्ड रेग्रेट। तो रेपेंट जो कि आपका दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonyms ऑफ गिवन वर्ड रेग्रेट इज रेपेंट। रेपेंट की मतलब होता है आपका टू फील एंड शो डेट यू आर सॉरी अबाउट समथिंग बैड डेट यू हैव डन, यानी पछताना, पश्चाताप करना या किसी बुरे काम के लिए जो कि पछताना या पश्चाताप करना। एग्जाम्पल के लिए बात कर ले तो टू रिपेंट ऑफ योर सिंस, यानी रिग्रेट की बात कर ले टू फील सॉरी डेट यू डिड समथिंग और डेट यू डिड नॉट डू समथिंग, यानी दुखी या खीन होना, यानी कुछ कर देने या न कर पाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, आई होप यू वॉन्ट रिग्रेट योर डिसीजन लेटर, यानी मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने डिसीजन के लिए, यानी अपने लिए गए डिसीजन के लिए जो कि बाद में रिग्रेट नहीं करोगे, यानी दुखी नहीं होगे। चलिए नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, जो कि इसमें से आया था, तो ये क्वेश्चन जो कि ऊपर वाला है, तो आपका ऊपर में डिस्कस हो चुका है। और वन आउट करना था आपका, 4 नदी का नाम दिया गया था, तो उसमें से। चलिए नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एक पूछा गया था कि अ पर्सन हु लव्स टू ट्रेवल, अ सिंगल वर्ड टू डिस्क्राइब समवन हु लव्स टू एक्सप्लोर इन इज एडवेंचरर। These terms encompasses a spirit of curiosity and the willingness to embrace the unknown. Other options included explorer, traveler, pioneers, depending on the specific nuances you want to convey. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका था, व्हाट इज द टर्म फॉर समवन हु फाइंड हैप्पीनेस इन देयर ओन सेट टाइम, यानी द टर्म फॉर समवन हु फाइंड्स हैप्पीनेस इन द ओन सेट टाइम इज नॉट precisely covered by a single common word in English or Hindi. However, the closest psychological terms is masochist, तो आपका हो जाएगा which refers to someone who derives pleasure or satisfaction from their own pain or suffering. In a more poetic or philosophical sense, you might describe such a person as a Bisad Anandi, one who finds joy in melancholy in Hindi. थाउ दिस इज नॉट स्टैंडर्ड टर्म, तो आपका मेसोसिस्ट जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपके आज के थर्ड शिफ्ट में जो कि पूछे गए थे। बाकी इसका पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं मैथ का, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।